हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआरपी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी में रिजल्ट इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट Option first, high confidence intervals for the estimates. Option second, almost all the estimates are statistically significant. Option third, a high R-square. Option 4, estimates are all blue. मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब होता है जब एक रिग्रेशन मॉडल में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक रिग्रेशन मॉडल में जब मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है तो इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो देखने को नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जब हमारे मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है तो उस केस में हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेट होगा, हाई आर स्क्वायर होगा और एस्टिमेट्स आर ऑल ब्लू, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। WTO, गेट, NEP, GST, NABARD। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, B, E, C, A एंड D। सबसे पहले B आएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1947 में। सेकंड नंबर पे E ऑप्शन आएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। थर्ड नंबर पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया आएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई है। नेक्स्ट पे WTO आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1995 में। सबसे लास्ट हमारा GST आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST इंडिया में 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है, टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, competitive equilibrium is Pareto efficient, वॉलरस, गेम थ्योरी एंड लिस्ट 2 में दिया है, जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, लंदन, फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। इसको हम लंदन से मैच कर देंगे। कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट, इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स से मैच कर लेंगे। वॉलरस से हम मैच कर लेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वॉलरस ने दिया है। गेम थ्योरी को हम मैच कर लेंगे जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, इसीलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल हेल्थ सर्वे 5 व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स per 1000 males during survey period 2019 to 21? 975, 991, 1003, 1020। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Ecological footprints is a measure of human demand on entire ecosystem. V. Top-down approach to development focuses stress on community participation. C. Millennium Development Goals were assumed to be achieved by year 2016. Sustainable Development Goals comprises 17 goals. Right answer is option first, A and D. Ecological footprints is a measure of human demand on entire ecosystem, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है,
टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट फोकसेस स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस नहीं करती बल्कि बॉटम अप अप्रोच कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस करती। सी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर एज्यूम्ड टू बी अचीव्ड बाय ईयर 2016। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एमडीजी को अचीव करने की बात हमने 2015 तक की है। 2000 से लेकर 2015 तक हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात की है, इसीलिए सी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्राइजेज 17 गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। A. According to the accelerator models, investment demand is proportional to the change in GNP. B. The real rate is the nominal rate of interest plus the inflation. C. The higher the real interest rate, the higher is the rental cost of capital. D. Investment is a stock concept. E. Rate of interest is a flow concept. Right answer is option third, A and C only. According to the accelerator model, investment demand is proportional to the change in GNP. A correct statement है। B, the real rate is the nominal rate of interest plus the inflation। ये incorrect statement है। Real rate of interest is equal to nominal rate of interest minus inflation। बी ऑप्शन में दिया है द रियल रेट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस द इन्फ्लेशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फ्लो कंसेप्ट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स असाइन्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, लोकल बॉडीज ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, लोकल बॉडीज ग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में दिया है एड वैलोरम टैरिफ, ऑटार्की, कंपाउंड टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, एंड लीस्ट टू में दिया है फिक्स्ड सम पर यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ, नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी। Right answer is option second. Ad valorem tariff, a percentage of the value of the traded commodity. Ad valorem tariff वो टैरिफ होता है जो किसी कमोडिटी की वैल्यू या परसेंटेज पे लगता है। बी का थर्ड। ऑटार्की का मतलब होता है नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, सी का सेकंड हो जाएगा। कंपाउंड टैरिफ का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ के कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड टैरिफ बोलते हैं। डी स्पेसिफिक टैरिफ, डी को हम फर्स्ट से मैच कर देंगे, फिक्स्ड सम पर यूनिट। स्पेसिफिक टैरिफ वो टैरिफ होता है जो किसी कमोडिटी के वेट पे लगता है या पर यूनिट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बी, सी, डी एंड ई। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशन मेंबर हैं जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, IFC, मिगा एंड IBRD है। और इंडिया इनमें से 4 इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इंस्टीट्यूशन का इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बी, सी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है रिचल कार्सन, केंथ बोल्डिंग, जी हार्डिन, पार्थ दासगुप्त। एंड लिस्ट 2 में दिया है इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग, स्पेस शिप अर्थ, साइलेंट स्प्रिंग, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ए का हो जाएगा 3 रेचल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग बुक के ऑथर रेचल कार्सन है। ई का हो जाएगा 2 केंथ बोल्डिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग, स्पेस शिप अर्थ से रिलेटेड है। एंड सी का हो जाएगा 4 जी हार्डिन, जी हार्डिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड है। एंड डी का हो जाएगा 1 पार्थ दासगुप्त, रिलेटेड है इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट स्कोर्ड हाईएस्ट टू सिक्योर टॉप मोस्ट रैंक इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग फॉर को-इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय चाउ टेस्ट, फिलिप्स पैरन टेस्ट, एंजल ग्रेंजर टेस्ट, एरर करेक्शन मैकेनिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 एंजल ग्रेंजर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट was held in Norway in 1972. In I is equal to PAT expression, P stands for poverty. Pollution tax was suggested by Pigou. Population growth follows a logistic distribution. Hedonic pricing is an environmental valuation method used in valuing tourism sites. Right answer is option 4 C and D. Pollution tax was suggested by Pigou and population growth follows a logistic distribution. C and D correct option है। I is equal to PAT expression, P stands for poverty, ये incorrect statement है क्योंकि IPAT में P stands for population, A stands for affluent and T stands for technology, इसीलिए B incorrect है। C and D हमारे correct option है and E भी incorrect option। Hedonic pricing is an environment valuation method, यहाँ तक ये statement correct है क्योंकि जो hedonic pricing है वो environmental valuation का एक method है, लेकिन ये जो hedonic method है ये environmental valuation के लिए tourism site का use नहीं करता है। इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन के लिए टूरिज्म साइट का यूज ट्रैवल कॉस्ट मेथड करता है, हेडोनिक प्राइस मेथड नहीं, इसीलिए ई इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है एंड सी एंड डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, Option second issues of bank notes, Option third the lender of the last resort, Option 4 multiple expansion of credit। इनमें से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन RBI का काम नहीं है, बल्कि क्रेडिट क्रिएशन करना कमर्शियल बैंक का काम है। Custodian of foreign exchange reserve, issues of bank notes and the lender of last resort RBI के फंक्शन है, लेकिन क्रेडिट क्रिएट करना RBI का फंक्शन नहीं है, इसीलिए 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 आउट ऑफ टोटल 193 कंट्रीज इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, in which of the following groups maximum number of countries
have been classified on the basis of their Human Development Index values. Option first, very high human development. Option second, high human development. Option third, medium human development. Option 4, low human development. Right answer is option first, very high human development. यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में कंट्रीज़ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है। सबसे पहला ग्रुप है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप, जिसमें 20 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़ हैं। सेकंड ग्रुप है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप, जिसमें 25 आउट ऑफ 32 कंट्रीज़ हैं। एंड थर्ड है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप, जिसमें 24 आउट ऑफ 40 कंट्री है। एंड फोर्थ ग्रुप है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप, जिसमें 39 आउट ऑफ 59 कंट्रीज हैं। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, सर जेम्स विल्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। भारत में आय कर किसके द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर जेम्स विल्सन। इनकम टैक्स इन इंडिया was introduced in 1860 by Sir James Wilson to meet the financial losses incurred by the British government due to the revolt of 1857। भारत में आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, ताकि 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया was conducted for the first time in 1947, 1951, 1970 to 71, 1980 to 81। Right answer is option C, 1970 to 71। The agricultural census in India was first conducted during the year 1970-71 to collect data on the structure of agriculture including operational holdings। Question number 3, the Great Divide in the population growth of India refers to the year 1921, 1951, 1947, 1961। भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन किस वर्ष को संदर्भित करता है? 1921, 1951, 1947, 1961। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1921। ग्रेट डिवाइड इन India's population growth refers to the year 1921, after which the population of India began to grow steadily, marking a significant shift from fluctuating trends of population growth before that year। भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजक 1921 का वर्ष है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी, जो उस वर्ष से पहले जनसंख्या वृद्धि के उतार चढ़ाव वाले रुझानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द करंट बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज 2004, 2010, 2012, 2015। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का बेस ईयर इंडिया में 2012 है। इट इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन
The cost of living. Question number 5. The minimum spot price in India is recommended by Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Commission for Agricultural Cost and Prices, नीति आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। Minimum support price MSP in India is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices CACP to ensure remunerative prices to farmers for their produce and to encourage higher investment and production in agriculture. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और कृषि में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statements about the goods and services tax GST in India is not correct? GST is a dual tax system where both the central and state governments levy tax on the same goods and services. The GST Council is responsible for making recommendations to the Union and state governments on issues related to GST. The rate of GST is uniform across all states in India regardless of local conditions. GST has subsumed various indirect taxes including central excise duty and value added tax. निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में सही नहीं है? GST एक दोहरा कर प्रणाली है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें समान वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है। GST परिषद संघ और राज्य सरकारों को GST से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। GST की दर सभी राज्यों में समान है। स्थानीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना GST ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धन कर शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द रेट ऑफ GST इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ लोकल कंडीशंस। ये GST के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। While GST rates are standardized, there are different GST rates applicable to various goods and services, and states have the flexibility to impose additional taxes like state GST within certain limits. जबकि GST की दरें मानकीकृत हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू अलग अलग GST दरें हैं और राज्यों के पास निश्चित सीमाओं के भीतर अतिरिक्त कर जैसे राज्य GST लगाने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज one of the primary functions of the Reserve Bank of India? Providing loans to the public, managing foreign exchange reserves, collecting taxes on behalf of the government, regulating stock market operations. भारतीय रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, सरकार की ओर से कर संग्रह करना, स्टॉक मार्केट संचालन को विनियमित करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द RBI इज टू मैनेज इंडियाज foreign exchange reserves. The RBI maintains and regulates these reserves to ensure the stability of the Indian rupee in global markets, facilitate international trade, and maintain financial stability. Other important functions of the RBI include
issuing currency, controlling monetary policy, and regulating the banking system. आरबीआई का एक मुख्य कार्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना है। आरबीआई इन भंडारों को बनाए रखता और नियंत्रित करता है ताकि वैश्विक बाजारों में भारतीय रुपये की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके और वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके। आरबीआई के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, What was the primary objective of the Tendulkar Committee? To suggest measures for banking sector reforms, to review the methods of measuring poverty in India, to recommend strategies for improving India's exports, to propose policies for increasing agricultural productivity. तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए उपाय सुझाना, भारत में गरीबी मापने के तरीकों की समीक्षा करना, भारत के निर्यात में सुधार के लिए रणनीतियां सुझाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतियों का प्रस्ताव करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू रिव्यू द मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तेंदुलकर कमेटी was set up in 2005 to review the existing methodology for determining poverty levels in India. तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में भारत में गरीबी के स्तर को निर्धारित करने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर टू? द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू an increase in the working age population, the reduction in population growth due to government policies, the rise in birth rates leading to a younger population, the benefits of international migration on the economy. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द किसे संदर्भित करता है? Right answer is option A. The increase in national income due to an increase in the working age population. कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि। The term demographic dividend refers to the economic growth potential that can result from shift in population's age structure, particularly when the working age population 15 to 64 years is larger than the non-working age population. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द उस आर्थिक वृद्धि की क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलावों से उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या गैर कार्यशील आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कार्यशील आयु वर्ग है, जैसे 15 से 64 वर्ष की आयु का वर्ग है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन वोरलॉग, BR अम्बेडकर, C सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन is widely regarded as the father of the green revolution in India. MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करने के साथ साथ आधुनिक कृषि प्रथाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया?
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। भारत में सफेद क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन is known as the father of the White Revolution in India. Question number 12. Which of the following components is not a part of the Physical Quality of Life Index (PQLI)? Infant mortality rate, literacy rate, life expectancy, gross national product per capita. निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इंक्लूड होता है, और लिटरेसी रेट में द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन अ पॉपुलेशन, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव बेस्ड ऑन करंट मोर्टेलिटी रेट्स इंक्लूड होता है। शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक PQLI के 3 घटक हैं, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 13. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) is headquartered in Lucknow, उत्तर प्रदेश, established in 1990। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14. What does the term bank run refer to? A situation where a bank rapidly increases its loans, a scenario where depositors rush to withdraw their funds, fearing the bank will become insolvent, a strategy used by banks to attract more customers, a government regulation to increase bank reserves. बैंक रन शब्द का क्या अर्थ है? एक स्थिति जहां एक बैंक तेजी से अपने ऋणों को बढ़ाता है, एक स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति, बैंक के भंडार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक विनियमन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक ऐसी स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। A scenario where depositors rush to withdraw their funds, fearing the bank will become insolvent. बैंक के दिवालिया होने के डर से लोग अपनी जमा को बैंक से निकालने लग जाते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। A bank run occurs when a large number of banks customers withdraw their deposits simultaneously due to concerns about the bank's solvency. बैंक रन तब होता है जब बैंक के ग्राहकों की बड़ी संख्या एक साथ अपनी जमा राशि निकालने लगती है, क्योंकि उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिरता पर संदेह होता है।
Question number 15. Where is the headquarters of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) located? New Delhi, India, Islamabad, Pakistan, काठमांडू, नेपाल, ढाका, बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, काठमांडू, नेपाल। Headquarter of SAARC is located in Kathmandu, Nepal. SAARC was established in 1985 to promote regional cooperation and development in South Asia. SAARC का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। SAARC की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। Question number 16. What is the primary role of Niti Aayog in India's governance structure? To implement government welfare schemes, to act as a policy think tank for the Government of India, to regulate financial institutions, to conduct monetary policy. भारत की शासन व्यवस्था में नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? Right answer is option B, to act as a policy think tank for the Government of India. भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया was established in 2015 to replace the Planning Commission. Its main role is to serve as a policy think tank for the Government of India. Question number 17. The People's Plan in India was developed by Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, M.N. Roy, Subhash Chandra Bose. Right answer is option C, M.N. Roy. People's Plan was a proposal for India's economic planning presented by M.N. Roy in 1944, focusing on socialist ideas and a decentralized economy. Question number 18. The trickle-down theory primarily suggests that benefits given to the wealthy will eventually benefit the poor. Government spending should focus on the poor. Economic policies should target the middle class. Benefits should be redistributed from the rich to the poor directly. ट्रिकल डाउन सिद्धांत मुख्य रूप से यह सुझाव देता है कि धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। सरकारी खर्च को गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक नीतियों को मध्यम वर्ग को लक्षित करना चाहिए। धन को सीधे अमीरों से गरीबों में पुनर्वितरित किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेनिफिट्स given to the wealthy will eventually benefit the poor. धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। Trickle down theory argues that economic benefits provided to businesses and the wealthy, such as tax cuts or subsidies, will trickle down to the rest of society by promoting investment, job creation, and overall economic growth. ट्रिकल डाउन सिद्धांत का तर्क है कि व्यवसायों और धनी लोगों को प्रदान किए गए आर्थिक लाभ जैसे कर कटौती या सब्सिडी समाज के बाकी हिस्सों तक ट्रिकल डाउन होंगे, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। Question number 19. The bank rate is defined as the interest rate at which commercial banks borrow from each other, the interest rate at which the central bank lends to commercial banks,
The rate of interest on saving accounts offered by banks. The rate of interest charged on loans provided by banks to customers. बैंक दर को परिभाषित किया गया है. Right answer is option B. The interest rate at which the central bank lends to commercial banks. वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है. Bank rate is the rate at which the central bank, such as Reserve Bank of India, lends money to commercial banks. It is a crucial tool for monetary policy, influencing the cost of borrowing and overall liquidity in the economy. बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है. यह मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उधारी की लागत और अर्थव्यवस्था में कुल तरलता को प्रभावित करता है. Question number 20. Who are referred to as the churning poor? People who consistently remain below the poverty line. People who occasionally move above and below the poverty line. People who have never been below the poverty line. People who are permanently above the poverty line. किसे चर्निंग गरीब कहा जाता है? लोग जो लगातार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लोग जो कभी कभी गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे जाते हैं, लोग जो कभी भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे हैं, लोग जो स्थायी रूप से गरीबी रेखा के ऊपर हैं. Right answer is option B. People who occasionally move above and below the poverty line. Churning poor refers to individuals or households who experience frequent fluctuation in their economic status. They may rise above the poverty line during certain periods but fall back below it due to economic instability. चर्निंग गरीब उन व्यक्तियों या परिवारों को संदर्भित करता है जो अपनी आर्थिक स्थिति में अक्सर उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं. वे कुछ समय के लिए गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षित रोजगार की कमी या अन्य कमजोरियों के कारण फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर सकते हैं. यह समूह आमतौर पर अपनी आय में अस्थायी सुधारों के बावजूद गरीबी में गिरने का जोखिम उठाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट was established based on the recommendations of which committee? चंद्रयान कमेटी, खैर कमेटी, B.R. अम्बेडकर कमेटी, शिवरमन कमेटी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? चंद्रयान समिति, खैर समिति, B.R. अम्बेडकर समिति, शिवरमन समिति. Right answer is option D. Shivraman Smiti. NABARD was established in 1982 following the recommendations of the Shivraman Committee, in which agriculture year India's first agriculture census was carried out. Right answer is option third. 1970-71. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है ट्रैवल कॉस्ट मेथड, स्टर्न रिव्यू, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, यूजर कॉस्ट, और लिस्ट 2 में दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3. ट्रैवल कॉस्ट मेथड इन्वायरमेंट वैल्यूएशन से रिलेटेड है, स्टर्न रिव्यू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और यूजर कॉस्ट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से रिलेटेड है. इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क.
इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। आर्बिट्रेज रेफर टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वियर इट इज़ चीपर। आर्बिट्रेज के केस में क्या होता है, जो एक इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जहाँ पर करेंसी सस्ती मिल रही होती है उस मार्केट से करेंसी को परचेज करता है और बाद में फिर जहाँ पर करेंसी महंगी मिल रही होती है उस मार्केट में उस करेंसी को बेच देता है। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। हेजिंग रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग में जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन रेफर्स टू व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड सीक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। स्पेकुलेशन के केस में जो एक इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रेफर्स टू अ टाइम when foreign exchange shifts causing the spot rate to vary frequently। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है एंडोजीनियस वेरिएबल, काउंट आर स्क्वायर, जंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल। एंड लिस्ट 2 में दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोकोरिलेशन कोफिशिएंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, पैनल डेटा रिग्रेशन एंड लॉजिट रिग्रेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। एंडोजीनियस वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, काउंट आर स्क्वायर लॉजिट रिग्रेशन से रिलेटेड है, जंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोकोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड है और लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल पैनल डेटा रिग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, टैक्स रेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 टैक्स रेट। कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन टैक्स रेट मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं बल्कि फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। एंड लिस्ट 2 में दिया है रामसे, हॉजमैन, वाइट, ब्रुश, गॉडफ्रे। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट रिलेटेड है वाइट से एंड ऑटो कोरिलेशन टेस्ट रिलेटेड है ब्रुश गॉडफ्रे से एंड टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी रिलेटेड है हॉजमैन से एंड जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर रिलेटेड है रामसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड से विच वंस आर करेक्टली मैच्ड। गोल 7 affordable and clean energy, goal 10 climate action, goal 13 reduced inequality, goal 14 life below water, goal 15 life on land। right answer is option 4 A, D and E। A, goal 7 affordable and clean energy correctly matched है and goal 14 life below water and goal 15 life on land भी correctly matched है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 A, D and E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन फंक्शन Q is equal to LK divided by L plus K is। ऑप्शन फर्स्ट होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, ऑप्शन सेकंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, ऑप्शन थर्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, homogeneous of degree 1/2। right answer is option first homogeneous of degree 1। next question है the dash effect implies that nominal interest rates tend to be high when inflation is high and low when inflation is low। Tobin effect, Wormel effect, Fisher effect, Patinkin effect। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड फिशर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है W. W. लियोन्टिफ,
जैन टिनवर्जन, जेएम कींच, जोसेफ बर्ट्रेंड। एंड लिस्ट 2 में दिया है शैडो प्राइस, कंजम्पशन फंक्शन, प्राइस कंपटीशन विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। डब्ल्यू लियोनटिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, जैन टिनवर्जन ने शैडो प्राइस दिया है, जेएम कींच ने कंजम्पशन फंक्शन दिया है और जोसेफ बर्ट्रेंड ने प्राइस कंपटीशन विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कॉज थ्योरम रिलेटेड टू एक्सटर्नलिटीज एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। ऑप्शन फर्स्ट absence of transaction cost, option second presence of income effect, option third complete information, complete property rights. Right answer is option second presence of income effect. absence of transaction cost, complete information और complete property rights cause थ्योरम की assumption है, लेकिन presence of income effect cause थ्योरम की assumption नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्युलर डिटोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर लो डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय जे.एस. मिल, H.W. सिंगर, एडम स्मिथ, रोल्फ रैबिश, जगदीश भगवती। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट बी, डी एंड ई, H.W. सिंगर, रोल्फ रैबिश एंड जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिवेल्प्ड द UPI सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर। ऑप्शन फर्स्ट सेबी 2016, ऑप्शन सेकंड SBI 2016, ऑप्शन थर्ड RBI 2015, ऑप्शन फोर्थ NPCL 2016। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 NPCL 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एंड लिस्ट 2 में दिया है अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, एल्कीरे एंड फोस्टर, मॉरिस डी मॉरिस। Right answer is option first. PQLI is developed by Maurice D. Morris. Human Development Index is developed by Mahboob ul Haq. Capability Approach to Development is developed by Amartya Sen. Multi-Dimensional Poverty Index is developed by Alkire and Foster. Next question है for the demand function of good X, quantity demanded is equal to function of Px, Py, M, the sum of own price elasticity, cross price elasticity and income elasticity of demand would be. Right answer is option second 0. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। एंड लिस्ट 2 में दिया है वॉकर, रॉबिन्सन, कैलेस्की, हॉल एंड हिच। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कैलेस्की, theory of profit is given by Walker, full cost pricing is given by Hall and Hitch, modern theory of rent is given by Robinson। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, COP28, रियो +20, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। लिस्ट 2 में दिया है कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, कंट्रोल ऑफ CFC, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ CFC, COP28 is related to climate conference, Rio +20 is related to sustainable development,
Willingness to accept is related to contingent valuation method. Next question is, when imports are restricted with quota rather than a tariff, the cost is sometimes magnified by a process known as rent seeking, quota seeking, tax seeking, none of the above. Right answer is option first, rent seeking. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एलन एंड स्टिग्लिस, जेन टिनवर्जन, अल्फ्रेड मार्शल, वी पेरेटो. राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, एलन एंड स्टिग्लिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ UNFCCC व्हाट रेशो ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन बिटवीन adaptation and mitigation activities is aimed? Right answer is option third, 50-50. Next question है, consider the following statements regarding public good. Public good is non-exclusive. Public good is national defense. Public good is rival. Public good provides benefits to people at non-zero marginal cost. Public good creates inefficiency in consumption. Right answer is option first, A and B. Public good is non-exclusive. Public good is national defense. Next question है, which of the following is current global measurement of the extreme poverty line? Right answer is option third, $2.15 a day. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है लेबर कैपिटल रेशो, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस. इनको लिस्ट 2 से मैच करना है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेबर कैपिटल रेशो, द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल यूज्ड. लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वे कमोडिटी होती हैं जिनमें हम कैपिटल के मुकाबले लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं. बी का हो जाएगा सेकंड, द कमोडिटी विद लोअर कैपिटल लेबर रेशो एट ऑल रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस. सी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सी का हो जाएगा 1, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट. डी लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, डी का हो जाएगा 4, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेटली मोर देन द लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया. RRBs were set up on the basis of recommendations of Narasimhan Working Group 1975. The largest proportion of the equity of RRBs is held by its sponsor bank. NABARD coordinates all the activities of RRBs. RRBs are lead bank. RRBs are provided refinance facilities through NABARD. Right answer is option first, A, C and E. RRBs were set up on the basis of recommendation of Narasimhan Working Group 1975. NABARD coordinates all the activities of RRBs. RRBs are provided refinance facility through NABARD. Fiscal policy relates to the government decision in respect of taxation, government spendings, government borrowings, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. राजकोषीय नीति सरकार के किस कार्य से संबंध रखती है? कर प्रणाली, सरकारी व्यय, सरकारी ऋण, खुले बाजार की क्रियाएं. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. कर प्रणाली, सरकारी व्यय और सरकारी ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण हैं. ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन ए हाई लिक्विडिटी, ऑप्शन बी शॉर्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन सी हाई रिटर्न्स, ऑप्शन डी लो रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरणों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? उच्च तरलता, छोटी परिपक्वता, उच्च प्रतिलाभ, कम जोखिम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उच्च प्रतिलाभ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई रिटर्न्स। हाई लिक्विडिटी, शॉर्ट मैच्योरिटी और लो रिस्क मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के फीचर है, लेकिन हाई रिटर्न्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फीचर नहीं है। हाई रिटर्न कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फीचर है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई रिटर्न्स। Money market instruments are characterized by high liquidity, short maturity, and low risk, but they generally do not offer high returns. मुद्रा बाजार उपकरण उच्च तरलता, छोटी परिपक्वता और कम जोखिम की विशेषता रखते हैं, लेकिन वे सामान्यतः उच्च प्रतिलाभ प्रदान नहीं करते हैं। Next question is, what is the meaning of the term heteroscedasticity? Option A, variance of UI is not constant. Option B, variance of dependent variable not constant. Option C, errors are linearly independent of one and another. Option D, errors have no zero mean. हेट्रोसेडास्टिसिटी शब्द से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूआई का विचरण स्थिर नहीं है। वेरिएंस ऑफ द यूआई इज नॉट कांस्टेंट। एक रिग्रेशन मॉडल में जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोसेडास्टिसिटी, और जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेडास्टिसिटी। द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप इज अ concept in economics developed by ऑप्शन ए सैमुएल्सन, ऑप्शन बी हेरेड एंड डोमर, ऑप्शन सी रिचर्ड आर नेल्सन, ऑप्शन डी शुम्पीटर। निम्न स्तर आय संतुलन जाल की अवधारणा को अर्थशास्त्र में किसने विकसित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिचर्ड आर नेल्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिचर्ड आर नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमेटी recommended tax on agriculture holdings? Right answer is option D, KN Raj Committee. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, एंड लिस्ट 2 में दिया है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, सैमुएल्सन, हेक्सर ओहोलिन। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दी है डेविड रिकार्डो ने, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी है एडम स्मिथ ने, और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी है हेक्सर ओहोलिन ने, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। ए का 2, बी का 1 और सी का 4। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, रैचेट इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट, और लिस्ट 2 में दिया है केन्ज, काहन, पेटिंकिन, डूजेनबेरी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है केन्ज ने, और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया है काहन ने, और रैचेट इफेक्ट दिया है डूजेनबेरी ने, और रियल बैलेंस इफेक्ट दिया है पेटिंकिन ने। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, एबिलिटी टू अचीव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन इन्वायरमेंट। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Sustainable development explains. Option A. Development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Option B. The process of increase in output would involve greater consumption of resources. Option C. The reachless use of resources would cause exhaustion and degradation. Option D. None of the above. धारणीय विकास का तात्पर्य है. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. वह विकास जो भावी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रैशनल ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड ऑन. ऑप्शन ए इंटरनल इकोनॉमीज. ऑप्शन बी साइज ऑफ पॉपुलेशन. ऑप्शन सी एक्सटर्नल इकोनॉमीज. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. विकास के लिए भारी धक्के की नीति निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सटर्नल इकोनॉमीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई कैलकुलेट्स 4 components of money supply M1, M2, M3 and M4. Which one of the following statement is not correct? M1 is equal to currency with public plus demand deposits with banks. M2 is equal to M1 plus post office saving deposits. M3 is equal to M1 plus M2. M4 is equal to M3 plus total post office deposits. Right answer is option C. M3 is equal to M1 plus M2. Option A M1 is equal to currency with public plus demand deposits with bank correct option है. And option B M2 is equal to M1 plus post office saving deposits ये भी correct option है. M4 is equal to M3 plus total post office deposit ये भी correct option है. ऑप्शन सी M3 is equal to M1 plus M2 इनकरेक्ट है. इसीलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियोरेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड द रिजल्टिंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नोन एज. ऑप्शन ए लाफेर कर्व. ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट कर्व. ऑप्शन सी लोरेंज कर्व. ऑप्शन डी ऑफर कर्व. सैद्धांतिक रूप से कर की दर एवं उससे प्राप्त सरकारी राजस्व के बीच संबंध को किसके द्वारा जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाफर वक्र. लाफर कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग high inflation and high unemployment at the same time, then it is a situation of option A deflation, option B inflation, option C recession, option D stagflation. Right answer is option D stagflation. जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई होती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस. जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. और जब कीमतों में लगातार गिरावट आती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन. और जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकोनॉमी में हाई होती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम स्मिथ कंट्रीब्यूशंस आर. एडम स्मिथ का योगदान क्या क्या है? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ लेबर. ऑप्शन बी नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ऑप्शन सी नोशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ऑप्शन डी डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. ऑप्शन ई सोशली नेसेसरी अब्स्ट्रैक्ट लेबर टाइम. राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी. डिवीजन ऑफ लेबर एंड नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद. सृजनात्मक विनाश का विचार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है?
राइट आंसर इज ऑप्शन 4, शुम्पीटर। Endogenous growth theory assumes increasing returns to scale and perfect competition, decreasing returns to scale and perfect competition, increasing returns to scale and imperfect competition, decreasing returns to scale and imperfect competition। अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत की मान्यता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल और अपूर्ण प्रतियोगिता। Increasing returns to scale and imperfect competition. Next question is, which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, क्योंकि एशियन ड्रामा बुक के ऑथर साइमन कुजनेट्स नहीं है, बल्कि एशियन ड्रामा बुक के ऑथर गुनार मिर्डल है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। Essay on the Theory of Economic Growth written by John Robinson, Das Kapital is written by Karl Marx, and Theory of Economic Growth is written by A.W. Lewis, and Asian Drama is written by Gunnar Myrdal. Next question is, according to Robinson, the term Golden Age in the context of Harrod-Domer model is used to emphasize। रॉबिन्सन के अनुसार हैरड-डोमर मॉडल के संदर्भ में स्वर्ण युग शब्द का निम्नलिखित किस पर बल देने हेतु प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, इट्स मिथिकल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटिकर्टिक कर्व, मेसोकर्टिक कर्व, लेप्टोकर्टिक कर्व, none of these। Right answer is option 2, mesokurtic curve। Next question is, in a frequency curve, the mode was found to be higher than the mean. This shows that the distribution is symmetric, negatively skewed, positively skewed, normal। Right answer is option 2, negatively skewed। जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर मीन की वैल्यू मीडियन और मोड से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पर मोड की वैल्यू मीडियन और मीन से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, जहाँ पर सिमेट्री नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। अ टोल इज अ टैक्स on those citizens who use toll roads. This policy can be viewed as an application of benefit principle, horizontal equity, vertical equity, tax progressivity। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो लोग गवर्नमेंट की गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं उन पे उसी प्रोपोर्शन में टैक्स लगना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में कि वो गवर्नमेंट की गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था टोल टैक्स का, टोल टैक्स एक बेनिफिट प्रिंसिपल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो उस टोल रोड का यूज़ कर रहा है उसका बेनिफिट ले रहा है सिर्फ वही लोग टैक्स पे करेंगे। जो उस टोल रोड में नहीं जा रहे या उसका बेनिफिट नहीं ले रहे वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है या उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल बात करता है कि जिस पर्सन के अंदर जितनी एबिलिटी है उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगता है और जिसकी इनकम कम होगी उस पर कम टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल इक्विटी क्या होता है। वर्टिकल इक्विटी में क्या होता है कि जो अनइक्वल पर्सन है उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, मतलब जो समान नहीं है उनको बराबर ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए
और दूसरा पर्सन है उसकी इनकम है 5 लाख रुपए और तीसरा पर्सन है उसकी इनकम है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि ये क्या है, अनइक्वल है ना, इनकी जो इनकम है वो इक्वल नहीं है, एक की 10 लाख है, दूसरे की 5 लाख है और तीसरे की 1 लाख है, तो ये अनइक्वल है, इसलिए इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो पहला पर्सन है जिसकी 10 लाख इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो 5 लाख वाला है उस पर थोड़ा कम और जो 1 लाख वाला है उस पर उससे कम टैक्स लगना चाहिए। ये है वर्टिकल इक्विटी का मतलब, कि जो अनइक्वल इनकम वाले लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो अनइक्वल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उन पर टैक्स भी अनइक्वल लगना चाहिए। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या बोलता है कि जो सेम इनकम वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी इनकम है 10 लाख, दूसरा पर्सन है उसकी इनकम भी है 10 लाख और जो तीसरा पर्सन है उसकी इनकम भी है 10 लाख। तो जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी बोलती है कि जो सेम लेवल के लोग हैं, सेम इनकम वाले लोग हैं, उनको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इन तीनों लोगों पे सेम टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विटी का, कि जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, और वर्टिकल इक्विटी बोलती है कि जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरेड-डोमर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल ग्रोथ रेट, डिजायर्ड ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, पॉसिबल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड सी, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड वारंटेड ग्रोथ रेट, क्योंकि हेरेड ने ग्रोथ रेट को 3 भागों में डिवाइड किया था, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड सी, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड वारंटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ preferring a risky income to a certain income with the same expected value is referred as risk averse, risk loving, risk neutral, risk premium। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क लविंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ रिस्की इनकम, रिस्की इनकम को प्रेफर कर रहा है टू सर्टेन इनकम, और सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है और रेफर कर रहा है रिस्की इनकम को, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो रिस्क लविंग है। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, रिस्क लविंग है, क्योंकि रिस्क एवर्स के केस में हम क्या देखते हैं कि जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो रिस्क से बचना चाहता है, तो वो सर्टेन इनकम को ज़्यादा रेफर करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पर्सन है वो रिस्की इनकम को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, इसीलिए जो पर्सन है वो कैसा है, रिस्क लविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनी सप्लाई इन द ISLM मॉडल इज assumed टू बी रियल नैरो मनी, नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल ब्रॉड मनी, रियल मनी सप्लाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियल मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर correct OLS estimation in the presence of autocorrelation? Estimated coefficients are linear, estimated coefficients are unbiased, estimated coefficients are biased, estimated coefficients are consistent, estimated coefficients are efficient। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है और फिर भी हम उसमें OLS अप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी जो हमारा एस्टिमेटर है वो लीनियर रहता है, अनबाइस्ड रहता है और कंसिस्टेंट रहता है, वो एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम वेरिएंस, और ऑटो कोरिलेशन के केस में वेरिएंस मिनिमम नहीं होता। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीनियर, अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट। अगर किसी रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहला है OLS एस्टिमेटर्स आर स्टिल अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज सैंपल्स, लेकिन नो लॉन्गर एफिशिएंट। इस केस में क्या होगा कि जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट नहीं होगा, अनबाइस्ड भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग satisfy the assumption of the classical linear regression model? The regression model is linear in the parameters, zero mean value of disturbance term, the variance of error term is not constant, there is a serial autocorrelation between the disturbance terms, the number of observations must be greater than the number of parameters to be estimated. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। The regression model is linear in the parameter, zero mean value of disturbance term, the number of observation must be greater than the number of parameters to be estimated. Next question is which of the following is not true about the basic postulates of the Malthusian perspective on population? The human population will invariably grow where the means of substance increase. The total amount of land available for agriculture is immutably fixed. Factor substitutions and technological advances can alleviate resource scarcities. The growth of population is limited by the amount of food available for subsistence. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन माल्थस ने कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन emerged from which round? जेनेवा, हांगकांग, उरुग्वे, टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरुग्वे। WTO उरुग्वे राउंड में आया था और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच one of the following is not true in case of producer equilibrium? का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर MRTSLK इज इक्वल टू W/R होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर R/W है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। Which of the following is not true in case of indifference curve? इंडिफरेंस कर्व के केस में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? The indifference curves are usually convex or Wood involved. Indifference curve for two goods that are perfect complements is shaped as right angles. Indifference curve for two goods that are perfect substitutes is a downward sloping straight line. Indifference curve for two normal goods is a downward sloping straight line. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। Indifference curve for two normal goods is a downward sloping straight line. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़, इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कम्प्लीमेंट की गुड के केस में कैसा होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा बनता है, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इसकी सारी प्रॉपर्टी को। तो ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी सही है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है
टू परफेक्ट कंप्लीमेंट के केस में वो राइट एंगल बनता है, ये भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है टू गुड्स के केस में, जबकि गुड कैसी हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, तो वो डाउनवर्ड स्लोप लाइन बनता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप लाइन नहीं बनता, बल्कि कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डाउनवर्ड होती है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक। ये मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था आपको, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो की थी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि इंडिफरेंस कर्व थिक नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट दी एक्सिस। एक इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है और ना ही वाई एक्सिस को कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री इंडेक्स कैन बी मेजर्ड एज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 18 जून 2024 को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, उस एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस एम मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एम। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब होता है टू वे एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड। जब दो सिमिलर गुड या सिमिलर इंडस्ट्री के बीच में ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की एक इंडस्ट्री है क्लोथ इंडस्ट्री और यूएस की एक इंडस्ट्री है क्लोथ इंडस्ट्री। जब उन दोनों में आपस में ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। जब दो डिफरेंट इंडस्ट्री आपस में ट्रेड करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स है, ग्रूबल लॉयड इंडेक्स, जीएल इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है जीएल इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस एम मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एम। यहाँ पर जो मॉडुलस है, मॉडुलस जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम मैथमेटिक्स में मॉडुलस बोलते हैं और ये रेफर करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। इसका मतलब होता है कि जो नेगेटिव साइन है ये उसको इग्नोर कर देता है और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को ही मेज़र करता है। अगर जीएल इंडेक्स की वैल्यू क्लोज और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड प्रेजेंट है, ठीक है। और जीएल इंडेक्स की वैल्यू अगर क्लोजर और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड प्रेजेंट करता है और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पेपर 1 पीटीई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट में भी पूछा जाता है पेपर 1 में और पेपर 2 में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉप से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2023 में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉप 27, क्योंकि जो कॉप 27 था ये उस टाइम पे लेटेस्ट कॉप था और कॉप 27 हुआ था श्रम ए शेख इजिप्ट में, इसीलिए सी डी का आंसर हो जाएगा बी। डी का बी हो गया तो हम फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर देंगे और थर्ड को भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है कॉप 21, क्योंकि कॉप 21 बहुत ही फेमस है और कॉप 21 पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। जो कॉप 21 है वो मैच हो जाएगा 4 के साथ, B4।
तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। और भी हम मैच कर लेते हैं COP15। COP15 डेनमार्क में हुआ था और जो COP13 है वो हुआ था बाली इंडोनेशिया में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और भी कॉप को हम समझ लेते हैं क्योंकि कॉप से हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 1 में भी बनता है और पेपर 2 में भी बनता है। जून 2023 में भी COP 26 से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बना था और दिसंबर 2023 में पेपर 1 में COP 3 से क्वेश्चन बना था कि COP 3 किससे रिलेटेड है। जो COP 3 है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है, जो 1997 में हुआ था जापान में, क्योटो जापान में। नेक्स्ट है COP7। COP7 2001 में हुआ था माराकेश मोरक्को में। COP8 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि COP8 न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। COP15 जो कि एग्जाम में पूछा गया था और COP14 जो कि पोलैंड में हुआ था 2008 में और COP13 ये भी एग्जाम में पूछा गया था जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2007 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉप है COP21 जो कि 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉप आ जाता है COP26 जो कि 2021 में ग्लासगो यूके में हुआ था। यहाँ से भी जून 2023 में UGC नेट इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट है COP27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। A game in which the gain or losses of one player or firm do not come at the expenses of or provide equal benefit to the other player or firm is known as zero sum game, non zero sum game, mixed game, balanced game। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन जीरो सम गेम। जब एक पर्सन का गेन दूसरे पर्सन के लॉस के बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो सम गेम, लेकिन जब एक पर्सन का गेन दूसरे पर्सन के लॉस के बराबर ना हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ओलिगोपोली मॉडल firms produce homogeneous goods and each firm treats the price of its competitors as fixed and all firms decide simultaneously what price to change. World model, Kurno model, Stackelberg model, Sweezy model। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ट्रेंड मॉडल, क्योंकि वर्ट्रेंड मॉडल में हम होमोजीनियस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और प्राइस को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट दैट एवरी मैन डज लाइव्स बाय एक्सचेंजिंग और बिकम्स इन सम मेजर अ मर्केंट एंड द सोसाइटी इटसेल्फ grows to be what is properly a commercial society। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस देन रियल वेज राइजेस, द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीजेस, बोथ या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस में हमने लिया है वेज रेट। DL लेबर की डिमांड है और SL लेबर की सप्लाई है।
ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है और W यहाँ पे वेज रेट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस, अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेबर की डिमांड इंक्रीज होने से वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज होती है तो लेबर की डिमांड के इंक्रीज होने से वेज रेट भी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियल वेज राइज एंड द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रोइकोनॉमिक्स distinguishes between real economy and virtual economy, monetary economy, normative economy, underground economy। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉनेटरी इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेलरेटर थ्योरी कैपिटल आउटपुट रेशियो इज assumed to be increasing independent from level of national income, decreasing, constant। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉजिट मॉडल एज pi goes from 0 to 1 logit L varies from 0 to infinity, minus infinity to plus infinity, 0 to 1, minus infinity to 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर टू क्योर डिफ्लेशन? The central bank buys government securities from commercial bank and public. The central bank may hike the bank rate. Central bank may increase the cash reserve ratio. Central bank reduce the cash reserve ratio. Central bank lower the bank rate। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यों हुआ। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए करता है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक और पब्लिक से परचेज करेगा और फिर उनको उसके बदले में पैसे देगा तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड समझ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में हाइक दी बैंक रेट। अगर सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी बल्कि मनी सप्लाई कम होगी, इसलिए बी इसका आंसर नहीं है, बी यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में इंक्रीज दी कैश रिजर्व रेशो। अगर सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देता है तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी बल्कि मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इसलिए सी भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में रिड्यूस दी
कैश रिजर्व रेशो, अगर सेंट्रल बैंक CRR को कम कर देता है तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए डी भी इसका राइट आंसर है। ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक में लोअर द बैंक रेट, अगर सेंट्रल बैंक बैंक रेट को कम कर देता है तो इससे भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, डी एंड ई। Next question is, which of the following criteria is used to judge the performance of instruments for environmental policy? Ensuring that for each firm the marginal abatement cost is equal to the marginal damage from pollution, achieving equality of marginal abatement cost across polluters, minimizing the total cost of the externality to the society, all of the above। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट refers to the cost of reducing an additional unit of pollution, पोल्यूशन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट। अगर मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट लो है तो इसका मतलब है कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेजर, इसका मतलब है कि जो पॉलिसी मेकर है या जो बिजनेसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्जिनल अवेटमेंट कॉस्ट हायर है तो इसका मतलब है मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर अचीविंग दी सेम रिडक्शन इन पोल्यूशन। अब समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द माल्थेसियन पर्सपेक्टिव ऑन पॉपुलेशन? The human population will invariably grow where the means of subsistence increase. The total amount of land available for agriculture is immutably fixed. Factor substitutions and technological advances can alleviate resource scarcities. The growth of population is limited by the amount of food available for subsistence। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन माल्थस ने कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दिया है, the low-income countries are far more likely to borrow money to finance their public sector expenditure. Reason है, governments need not repay their loans along with interest payment। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि असर्शन में क्या बोला गया है कि लो इनकम कंट्रीज की जो लो इनकम कंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा बोरो करती है अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, और रीजन में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट नीड नॉट रिपे दियर लोन्स। तो ये एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट को किसी तरह का लोन पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है और उनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फंक्शनल फाइनेंस केंज और लर्नर ने दिया है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पीकॉक एंड वाइजमैन ने दिया है। एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी बैगनर ने दिया है। और एलोकेटिव स्टेबलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन ऑफ स्टेट मस्क्रेव ने दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The birth of World Trade Organization emerged from which round? Geneva, Hong Kong, उरुग्वे, टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरुग्वे। WTO उरुग्वे राउंड में आया था और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टैक्स सिस्टम? Revenue yield should be adequate. Tax system should be so that different income groups of people pay tax equally. Administrative and compliance cost of tax should be as minimum as possible. Tax system should not permit scope for tax leakage and tax evasion. Tax should be chosen to maximize interference with market efficiency. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्यों है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। रेवेन्यू यील्ड शुड बी एडिक्वेट। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमम हो या एडिक्वेट हो, ठीक है, पर्याप्त हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टैक्स सिस्टम शुड बी सो दैट डिफरेंट इनकम ग्रुप ऑफ पीपल पे टैक्स इक्वली। ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है क्योंकि वर्टिकल इक्विटी में हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंट इनकम ग्रुप के पीपल हैं उन पे डिफरेंट तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ टैक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। सी इसका करेक्ट आंसर है। डी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। डी में क्या बोला गया है, टैक्स सिस्टम शुड नॉट परमिट स्कोप फॉर टैक्स लीकेज एंड टैक्स अवेजन। डी भी इसका करेक्ट है। ई क्या बोल रहा है कि टैक्स सिस्टम शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज इंटरफेरेंस विद मार्केट एफिशिएंसी। ई ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ई में क्या बोला गया है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम की जगह अगर यहाँ पर मिनिमम इंटरफेरेंस होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन ई ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसीलिए सी इसका राइट आंसर है। ए सी एंड डी एकदम करेक्ट है और बी और ई इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।